हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो आज ये फिर से क्लास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्लास थर्ड होने वाली है, जिसमें आज हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 22 से। और यहाँ पे जितने भी प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में हम पूछे गए हैं, हम उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे करा रहे हैं। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। जो भी सीरियस हैं यूपी ट्रिपल एससी 2025 के एग्जाम को लेकर, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जो भी भाई बहन वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिनको सरकारी नौकरी की जरूरत है, वो सभी यहाँ पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पे अपने चैनल पर करा रहे हैं, कराते हैं। और फिलहाल हम जो करा रहे हैं वो आपकी यूपी ट्रिपल एससी जो पीईटी का आपका एग्जाम होगा 2025 वाला, उसकी तैयारी हम यहाँ पे करा रहे हैं। इसमें हमने सब पहले इंडियन हिस्ट्री आपकी कंप्लीट कर ली है। अब उसके बाद क्या है, हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कंप्लीट कर रहे हैं। और इनमें हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, जो पूर्व परीक्षाओं में यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा जो पूर्व परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, उनको हम यहाँ पे करा रहे हैं। क्यों दोस्तों, इससे क्या लाभ होगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से एक आपको सही रास्ते की पता पड़ जाएगी कि किस तरीके से किन चीजों को आपको तैयार करना है, यूपी ट्रिपल एससी आयोग कैसे प्रश्न पूछता है। तो एक सही क्रम में आप तैयारी कर पाएंगे। इसलिए हमने उन सभी प्रश्नों का समावेश और लगभग 10,000 प्लस एमसीक्यूज में यहाँ पे कराने वाला हूं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, विस्तृत एक एक प्रश्न की विस्तृत व्याख्या यहाँ पे हम देखने वाले हैं, जहां से प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो बने रहे हमारे साथ। चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे आपका, कि ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? यह आपको बताना है। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के लिए निर्णय की घोषणा कब की थी? 7 अगस्त 1905 को, या 19 जुलाई 1905 को, या 16 अक्टूबर 1905 को, या आपका 1 सितंबर 1905 को। देखिए, ये लोअर एग्जाम में आपका प्रश्न पूछा गया है, 2019 का ये प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 19 जुलाई 1905 को ये घोषणा की गई। तो अब यहाँ पे इसकी व्याख्या देखेंगे क्या है, कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल, जो कि 1899 से लेकर 1905 तक चला, ठीक है, में लिया गया। इस निर्णय की घोषणा 19 जुलाई, ठीक है, कहीं कहीं आपको 20 जुलाई भी देखने को मिलेगा, 1905 को की गई। 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया। इस विभाजन का प्रमुख कारण बंगाल में राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करना था, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि बंगाल का विभाजन जो है वो किसके काल में हुआ या किसने करवाया? तो आप कहेंगे लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। और पूछा जाता है कब हुआ, सन यहाँ पे पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो 1905 में हुआ। याद रखना है कितना, 1905 में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम सभी प्रश्नों को यहाँ पे देखने वाले हैं। एक भी प्रश्न दोस्तों छूटेगा नहीं यहाँ पे एग्जाम में, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूर्व परीक्षाओं के प्रश्न ही आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए ये एक तरीके से कह लीजिए कि ये यूपी ट्रिपल एससी पैट की नींव है। जी हाँ दोस्तों, ये नींव को आपको मजबूत कर देंगे याद, यदि आप अच्छे से हमारे साथ इन सभी क्लासेस को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है इसी क्रम में। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन जो कि 1905 में हुआ के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? देखिए, यहाँ पे जब बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में, तो उसका विरोध किया था। तो एक आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था, ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दूसरा है सीआर दास, तीसरा है आशुतोष मुखर्जी, और चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था बंगाल विभाजन के विरोध में। ये ध्यान रखना है। इसकी व्याख्या देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने 19 से 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा के पश्चात 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसी दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया तथा इन्हीं के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इसी दिन राखी दिवस भी मनाया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व
सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया। देखिए 2 से 3 प्रश्न यहाँ से तैयार हो गए हैं। अब हमारे कौन कौन से वो प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। एक यहाँ पे प्रश्न देखिए पूछा जाता है कि शोक दिवस और राखी दिवस जो है वो मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है। तो आप कहेंगे जब लागू हुआ था, बंगाल विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को ये मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया गया और राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। और ये सुझाव किसका था, तो ये याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर ये मनाए गए थे। रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखना है नाम रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ पे इसी तरीके से एग्जाम में पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि इनका करने का हमारा मकसद यही हुआ है कि कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, आपको यहाँ से चीजें क्लियर हो जाएं, कहां से आपको चीजें पढ़नी है। देखिए महात्मा गांधी से बहुत प्रश्न बनते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे थे, ये आपसे पूछ लिया है। पहला ऑप्शन है 1893, दूसरा है 1905, तीसरा है 1899 और चौथा है 1914। तो देखिए यहाँ पे जो महात्मा गांधी हैं वो दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए। और क्यों गए इसके बारे में हम जानेंगे कि महात्मा गांधी सेठ अब्दुल्ला, किसके, सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। तो दोस्तों एक और जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए, किसके निमंत्रण पर गए और क्यों गए। ये 3 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, तो इन तीनों तरीकों को हम यहाँ पे जान लेंगे। एक तो ये हमने जान लिया कि किस वर्ष गए, 1893 में गए। आप कहेंगे 1893 में गए, किसके निमंत्रण पर, सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर। नाम याद रखना है, सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका गए। सेठ अब्दुल्ला ने गांधी जी को एक मुकदमा लड़ने के लिए बुलाया था। गांधी का अफ्रीका जाने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ, लेकिन यहाँ भारतीयों के साथ भेदभाव देखकर गांधी जी अंदर से विचलित हो गए। डरबन यात्रा के दौरान गांधी जी खुद भी इसके शिकार हुए। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को कि एक मुकदमा लड़ने के लिए यहाँ पे बुलाया था सेठ अब्दुल्ला ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 1917 का ... सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो वह कौन सा पहला सत्याग्रह था, तो ऑप्शन है आपके सामने खेड़ा, ऑप्शन बी है आपके सामने भारत छोड़ो, ऑप्शन सी है नागरिक अवज्ञा, ऑप्शन डी है चंपारण। तो वो था जो 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह जो था वो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, याद रखेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था ये। चंपारण सत्याग्रह क्या था इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे और 1 से 2 प्रश्न भी यहाँ से और तैयार हो जाएंगे कि चंपारण सत्याग्रह 1917 महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। हजारों भूमिहीन मजदूर और गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। यह तिनकठिया पद्धति के खिलाफ किया गया आंदोलन था, जिसमें अंग्रेज बागान मालिकों द्वारा खेती की जमीन के 3/20 हिस्से पर नील उगाना अनिवार्य कर दिया था। गांधी जी द्वारा सफल नेतृत्व के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था। तो यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है वो यह प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा। ठीक है, तो आप कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये तैयार कर लें इस प्रश्न को। गांधी जी को सबसे पहली बार महात्मा किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और एक और प्रश्न यहां से बनता है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता जो कहा था वो किसने कहा था। तो मैं आपको वो भी क्लियर कर दूं, तो वो कहा था आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने वो कहा था राष्ट्रपिता महात्मा को सबसे पहले, और महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, ये भी देखिए प्रश्न महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना ... में की थी। तो ये पूछा है कब की थी सत्याग्रह सभा की स्थापना, दिसंबर 1920 में, मार्च 1918 में, फरवरी 1919 में या अप्रैल 1921 में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की। याद रखेंगे, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। इसके सदस्य इस कानून की अवज्ञा कर जेल जाते थे।
गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का पुरजोर विरोध किया तथा ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोगों की संज्ञा दी थी। ठीक है, शैतानी लोगों की संज्ञा दी थी ब्रिटिश सरकार को गांधी जी ने, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, शैतानी लोगों की संज्ञा किसने दी? गांधी जी ने दी थी। और रॉलेट एक्ट का विरोध में सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 में की गई। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें अपने दोस्तों तक। कैसी लग रही है क्लास कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और इसी तरीके से यहाँ पे हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जब तक हम 10,000 प्लस एमसीक्यूज यहाँ पे नहीं कर लेते। पूरा यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो भी सिलेबस है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। पूर्व प्रश्न जितने भी पूछे गए हैं 70 प्लस नंबर की यहाँ पे आपकी तैयारी यहीं से हो जाएगी। इन पूर्व परीक्षा प्रश्नों से ही दोस्तों 70 प्लस नंबर की आपकी तैयारी हो जाएगी। आप अच्छे से बस वीडियो देखते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के लिए अगला प्रश्न क्या है? महात्मा गांधी के लिए डॉट 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 भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। क्या था? खादी, नमक, पहिया या धागा? तो ये था आपका खादी। महात्मा गांधी के लिए खादी जो थी, खादी, ठीक है, भारतीय मानवता की एकता एवं इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। चलिए इसकी व्याख्या देखेंगे। महात्मा गांधी के लिए खादी भारतीय मानवता एकता की, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में खादी का बहुत बड़ा महत्व रहा। गांधी जी ने 1920 के दशक में गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी के प्रचार प्रसार पर बहुत जोर दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। गांधी जी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको अब तक तो समझ में आ गया होगा। इसलिए जो गांधी जी के बारे में आप पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, एक एक चीज पे गौर करके पढ़ना है, क्योंकि एक प्रश्न बनता ही बनता है यहाँ से। देखिए, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, मशीनी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग, या गांव सर्वोदय का पुनर्जन्म? तो यहाँ पे आर्थिक विचार जो नहीं है वो ऑप्शन सी है, मशीनी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग। यहाँ पे गांधी जी का ये विचार नहीं है। देखिए, गैर हिंसक अर्थव्यवस्था ये गांधी जी के विचार के अंतर्गत आते हैं। विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग जो हैं वो गांधी जी की विचार हैं। और गांव का पुनर्जन्म ये गांधी जी के विचार हैं, ये नहीं है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो देखेंगे गांधी जी के बारे में एक चीज और जानने को मिलेगी। क्या है? उद्योग से संबंधित, कि गांधी जी बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के कट्टर विरोधी थे। उनका विश्वास था कि बड़े पैमाने के उत्पादन से ही विभिन्न सामाजिक और आर्थिक दोष उत्पन्न हुए हैं। मशीनों का प्रयोग मनुष्य को आलसी बना देता है। महात्मा गांधी गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग और गांव के सर्वोदय के समर्थक थे। तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। जो गांधी जी थे वो बड़े पैमाने पर जो उद्योग होते हैं उन पर जो है उनका मतलब एक तरीके से कह लीजिएगा वो कट्टर विरोधी थे उनके, जो बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहे हैं, उद्योगीकरण कर रहे हैं, मशीनों का प्रयोग। ठीक है, ये क्या थे? उसके कट्टर विरोधी थे ये गांधी जी। सबको सूक्ष्म उद्योग जो हाथ से होते थे उन पे ये सूक्ष्म उद्योग करने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। चलिए आगे देखेंगे। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तों में नहीं है? ठीक है, गांधी जी के गांव सर्वोदय आदर्श में क्या बताया गया है कि आदर्श गांव के लिए जो शर्तें हैं उनको कुछ पूरा करना होगा। इनमें से कौन सी शर्त नहीं है वो आपको यहाँ पे खोजनी है। ग्राम विकास अधिकारी में ये प्रश्न पूछा गया है। जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। इनमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए। यह भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो यहाँ पे बताना है आदर्श गांव की शर्तों में कौन सा नहीं है। ये आपसे प्रश्न पूछा है। देखिए, ग्राम विकास अधिकारी में ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में होना चाहिए। ये यहाँ पे गलत है। भाईचारे का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे का स्थान बगल में कर दो पूजा का। भाईचारे का स्थान तो दोस्तों अलग ही है कि गांधी जी ने सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, जिनमें से प्रमुख शर्तों के अंतर्गत यह नहीं आता कि भाईचारे की भावना को विकसित करने हेतु पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाए। दोस्तों, पूजा के स्थान से भाईचारा नहीं बढ़ता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए
अब यहाँ पे जो थी एक आदर्श गांव की शर्तें जो थी वो भी यहाँ पे दी हुई है, इनको भी आप देख लेते हैं। इनमें से इसमें जाति पाति का भेदभाव समाप्त कर दिया जाना चाहिए जो आदर्श गांव होते हैं, ठीक है, जातिवाद ना हो गांव में। और यह भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए, मतलब भोजन पर और कपड़ों के लिए खुद से ही उनको तैयार करें। आदर्श गांव में धर्मशाला एवं डिस्पेंसरी होनी चाहिए, ये बात की गई आदर्श गांव में। और आदर्श गांव में साफ सफाई एवं स्वच्छता तथा शौचालय का प्रबंध होना चाहिए। ये बातें थी जो आदर्श गांव के लिए कही गई थी महात्मा गांधी द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ, ये आपसे पूछा है। असहयोग आंदोलन आपका 1920 में प्रारंभ हुआ और 1922 में ये बंद हो गया था। चलिए यहाँ पे जानेंगे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को, इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई, ये भी आपको ध्यान रखना है, को हुई। असहयोग कार्यक्रम का विचार हेतु सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव का विरोध सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने किया, ठीक है, जबकि प्रमुख विरोधी सीआर दास थे। उनका विरोध विधान परिषदों के बहिष्कार को लेकर था। मदन मोहन मालवीय, सीआर दास, विपिन चंद्रपाल और मोहम्मद अली जिन्ना शंकर नायर के विरोध के बावजूद अली बंधुओं तथा मोतीलाल नेहरू के सहयोग से प्रस्ताव पास हो गया, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। और दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें सीआर दास ने असहयोग आंदोलन के संबंध प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में उपाधियों एवं प्रशस्तियों को लौटाना, सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत एवं विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के साथ ही रचनात्मक कार्यों जैसे चरखा वितरण, स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, मद्यपान निषेध एवं अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख था। याद रखेंगे किस किस का उल्लेख था? अस्पृश्यता का उल्लेख था, स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, मद्यपान पर निषेध, चरखा वितरण जैसी चीजों का यहाँ पे उल्लेख था। असहयोग आंदोलन को वापस कब ले लिया गया? मैंने अभी बताया था 1922 में इसको वापस ले लिया था। देखिए कितनी बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? फरवरी 1922 में, ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर होगा। और क्यों ले लिया था ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखेंगे 4 फरवरी 1922 को चोरी चौरा जो कि गोरखपुर में है हुई एक हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस चोरी घटना में उग्र भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? याद करिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो नमक कर के विरुद्ध था। ऑप्शन डी याद रखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नमक कर के विरुद्ध था। और यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 से 1934 तक चला, गांधी जी द्वारा वायसराय के सम्मुख रखे गए 11 सूत्री मांग पर विचार न करने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। यह आंदोलन अहिंसात्मक ढंग से किया गया। गांधी जी ने इसकी शुरुआत दांडी मार्च से नमक कर के विरुद्ध गुजरात के दांडी नामक स्थान से की थी। कब से कब तक चला? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1900, ये चला था 12 मार्च 1930 से लेकर 34 तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनी के संदर्भ में क्या सही है, ये आपसे पूछा है। रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना, या राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो ये मांगे थी कुछ, तो इनमें से कौन कौन सी नहीं है, ये आपसे पूछा है क्या सही है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही है, मतलब भू राजस्व में 50% की कमी करना और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये 11 सूत्री मांगों में था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 11 सूत्री मांगों के बारे में जानेंगे कौन कौन सी वो मांगे थी। देखिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था गांधी जी का 1930 से लेकर 1934 तक चला, ठीक है। और प्रारंभ में करने के लिए पूर्व गांधी जी ने सरकार से एक बार फिर समझौता करने का प्रयास किया और गांधी जी ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित कर सरकार के समक्ष
11 सूत्री मांगे रखी। इन मांगों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया, जो सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, तब जाके असहयोग आंदोलन किया था गांधी जी ने। ये 11 सूत्री मांगे क्या थी, इसके बारे में हम जानेंगे। पूरी 11 सूत्री मांगे कौन कौन सी हैं। पहली है भू राजस्व में 50% की कमी। अच्छे से पढ़ना है इनको। भू राजस्व में 50% की कमी करना, ये मांग थी। राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, दूसरी मांग ये थी। ठीक है, तीसरी थी आपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार, और चौथी थी नमक कर समाप्त किया जाए एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार समाप्त किया जाए। और ये आपकी पांचवी थी तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए। छठी थी रक्षात्मक शुल्क लगाए जाएं तथा विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित कर दिया जाए। और अगली थी आपकी रुपये विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैंस की जाए। 1 शिलिंग 4 पैंस की जाए। सिविल सेवाओं तथा सेना के व्यय में 50% की कमी की जाए। ठीक है, अगला है आपका कि नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रोक लगा दी जाए। ये गांधी जी की मांग थी। सेना व्यय में 50% की कटौती की जाए। शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए तथा भारतीयों को आत्म सुरक्षा हेतु हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। ये गांधी जी की 11 सूत्री मांगे थी दोस्तों। कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, और दोस्तों कमेंट करें हमें। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में दोस्तों। यदि दोस्तों आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहें दोस्तों, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और बहुत जल्द से जल्द हम आपको लिए वीडियो लाते रहें। और चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं दोस्तों। चलिए पढ़ते रहिए इसी तरीके से। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।